नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना के कारण होने वाली मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज अब 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार 24 घंटे में 3,49,691 नए संक्रमित सामने आए, जबकि 2,767 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 2,17,113 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 76वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया और साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मैं आपके मन की बात करने आया हूं और जब ऐसे समय कर रहा हूं जब कोरोना हम सब के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। कोरोना की पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर कर रख दिया। इससे हमें लड़ना होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट की इस घड़ी में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से राजनीतिक काम को छोड़कर लोगों की मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का यही धर्म है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सिस्टम फेल है, इसलिए ये जन की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग सारे काम छोड़कर मदद करें। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट बरकरार रहने के चलते लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है और दिल्ली में लॉकडाउन सोमवार 3 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। साथ ही उन्होंने राजधानी में अभी भी ऑक्सीजन की कमी की बात कही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है ताकि इन हालातों से निपटा जा सके। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से अपनी बात कही। उन्होंने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को पत्र लिखा है। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी समेत कई बड़े उद्योगपति हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उद्योगपतियों से कहा कि अगर आपके पास ऑक्सीजन या टैंकर हो तो दिल्ली सरकार की मदद करें। उन्होंने लिखा कि आपसे जो भी सहयोग हो सकता है जरूर करें। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने 551 समर्पित मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिए हैं कि इन प्लांट को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देंगे। इसके लिए फंड पीएम केयर से लिया जाएगा। प्रधानमंत्री केयर फंड ने इस साल की शुरुआत में 162 प्लांट की इजाजत दी है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच कई जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत है। इस बीच गुरुग्राम में ऑक्सीजन खत्म होने से एक निजी अस्पताल में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई, जिसके चलते 4 लोगों की जान चली गई। रविवार सुबह 11 बजे कथुरिया अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने के चलते यह हादसा हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आपको बताएं कि इस समय दिल्ली में पिछले काफी दिनों से न सिर्फ लगातार 24,000 के करीब कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि मरने वालों का आंकड़ा भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है। हालत यह है कि अब शमशान घाटों पर शव जलाने के बजाय अब लोगों को पार्कों में जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। ताजा तस्वीरें दिल्ली के सराय काले खान से सामने आई हैं। कोरोना संकट के बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान, एम्स के प्रोफेसर और एचओडी डॉक्टर नवीन विग और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुनील कुमार एक साथ सामने आए। उन्होंने लोगों के बीच पैदा हो रही तमाम भ्रम को तोड़ने की कोशिश की। इन तमाम डॉक्टरों ने कोरोना से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए और सबसे उन्होंने ये कहा कि हम सबको मास्क लगाकर रखना है, दूरी का पालन करना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अस्पतालों को चेतावनी दी है और कहा कि बिना वजह ऑक्सीजन की कमी को लेकर चेतावनी संदेश नहीं दें। उन्होंने मीडिया से भी खबर प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की सत्यता जांचने की अपील की है। दिल्ली में कोविड-19 प्रबंधन के नोडल मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिसोदिया ने कहा कि इस तरह से कदमों से उन अस्पतालों को मदद नहीं मिल पाती जहां पर वास्तव में इसकी जरूरत है। बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती दिख रही हैं। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम दावों के बावजूद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना मरीजों को पहले तो अस्पताल में दाखिल के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। अस्पताल में बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन का संकट, ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर लगातार लंबी लाइनें में से लखनऊ में दिख रही हैं। इतने सबके बावजूद भी जिन लोगों की मौत हो रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने और सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना को लेकर जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के मुताबिक शादियों और अन्य कार्यों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। जिला मजिस्ट्रेटों को कोरोना की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए कर्फ्यू और अन्य सख्ती बढ़ाने के आदेश दिए। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र के लोगों को भी मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। 18 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी। ये ऐलान महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने किया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर तक के लोगों को भी वैक्सीन देने का अभियान शुरू हो रहा है। इसके लिए 28 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। देश में अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज महाराष्ट्र को दी गई है। राज्य में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा डोज मिली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी घोषणा की है कि राज्य में 18 साल से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए करीब 3000 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट करके कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगभग 3000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। पूरे देश में लगातार कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में भी वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके बाद में प्रदेश में कर्फ्यू जैसे हालात हो चुके हैं। यहां पर जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। ये कर्फ्यू शनिवार शाम 7-8 बजे से शुरू हुआ और साथ में सोमवार 6 बजे तक जारी रहेगा। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपदा को अवसर बनाकर भुनाने में लगे हैं। ऐसा ही हाल गोरखपुर के राजघाट अंतोष्टि स्थल पर भी देखने को मिला। यहां पर लकड़ियां बेचने वाले दुकानदार और अंतिम संस्कार करने वाले कोरोना से जान गंवाने वालों लोगों के अंतिम संस्कार में मदद की बजाय उनके परिजनों को लूटने में लगे हुए। वो लकड़ियों को लेकर अंतिम संस्कार तक में मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। अब ऐसे में नगर निगम ने मोर्चा संभाला है। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच में दिल्ली के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी, जिसमें 4 टैंकरों में करीब 70 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मौजूद होगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक ये स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के लिए आज रवाना हो चुकी है। देश में कोरोना संकट के बीच कई जगहों पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच में लखनऊ के पास एक ऑक्सीजन टैंकर लूट लिया गया। ऑक्सीजन टैंकर बोकारो से आ रहा था और उसे मध्य प्रदेश के सागर पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में ही अज्ञात लोगों ने इसमें लूटपाट की वारदात को अंजाम दे डाला। ऑक्सीजन टैंकर के ड्राइवर को एमपी के सागर जिले में इसकी सप्लाई देनी थी, लेकिन रास्ते में वो नदारद हो गया। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के नए मामलों के मद्देनजर अस्पतालों में बिस्तरों की कमी को दूर करने के लिए उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के 20 कोचों में 320 बिस्तरों वाला कोविड देखभाल केंद्र शुरू किया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल रेलवे स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर बनाए गए इस कोविड देखभाल केंद्र का निरीक्षण किया। सरकार ने सभी प्रमुख बंदरगाहों से ऑक्सीजन और अन्य संबंधित उपकरण लाने वाले जहाजों से बंदरगाहों पर लगने वाले सभी शुल्क समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बीच में ये कदम उठाया गया है। बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बयानों ने कहा गया है कि उसने सभी प्रमुख बंदरगाहों को मेडिकल ग्रेड से जुड़े हुए तमाम सामान को लाने पर तमाम तरह के शुल्क पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में कैद माफिया मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल जाकर मुख्तार अंसारी का कोरोना सैंपल लिया था। रविवार को रिपोर्ट आने के बाद मुख्तार कोरोना संक्रमित पाया गया है। फिलहाल जेल में बंद मुख्तार अंसारी आइसोलेशन में है और उसकी तबियत स्थिर बताई जा रही है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को 7 अप्रैल की सुबह पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया था। मुख्तार अंसारी को लेकर जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। सुबह गुरुग्राम के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई थी और अब रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भी 4 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी जान चली गई। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते ऑक्सीजन मिल जाती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी।
इराक की राजधानी बगदाद में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से आग लग गई और फिर इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 110 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है और मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। इस अस्पताल के आईसीयू में कोविड-19 के गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा था। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर भारत पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। संक्रमण की तेजी से बढ़ते मामलों ने देश समेत पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने शनिवार को भारत में कोविड-19 संकट के प्रसार को मानविक बताया। उसने विश्व समुदाय से आगे आने और भारत के संकट से बाहर निकालने की अपील भी की है। ग्रेटा ने ट्वीट किया कि भारत को हाल ही में घटनाक्रमों को देखकर दुख हुआ है। विश्व समुदाय को मदद के लिए आगे आना होगा। कोरोना वायरस से मची त्रासदी पर भारत की मदद न करने पर घिरे अमेरिका ने पहली बार मुंह खोला है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनकी पूरी संवेदना भारत के लोगों के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान ने भारत के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए तेजी से मदद का भरोसा दिया है। आपको बताएं कि एंटनी ने कहा कि भारत में फैले संक्रमण पर हमारी नजर है। भारत में कोरोना से बिगड़ते हालात पर रूस ने मदद का प्रस्ताव दिया है। बहरहाल भारत में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच रूस ने भारत को कोरोना संकट में निपटने का प्रस्ताव दिया है। भारत ने रूस से ऑक्सीजन टैंकों को खरीदने के बारे में सोच रहा है। अगर ये प्लान अमल में लाया जाता है तो इस संकट की घड़ी में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे भारत को थोड़ी राहत मिल सकती है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश ने भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। रोक सोमवार को अगले 2 हफ्तों तक लगा दी गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल्ला मोमिन ने इस बात की जानकारी दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल्ला मोमिन ने बताया कि कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ने के बाद में शेख हसीना सरकार ने भारत से बांग्लादेश आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 10वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में आम जनता को महंगे पेट्रोल से राहत है। पिछले हफ्ते गुरुवार को तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 16 पैसे और डीजल की कीमतों में 14 पैसे की कटौती की थी। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 80 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर है। प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। बैंक के मुनाफे में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के अंतिम तिमाही में 4,403 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। बैंक ने शुद्ध मुनाफे को पिछले साल के समान क्वार्टर से तुलना करें तो इसमें 261% का उछाल हुआ है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को 5 माह का वक्त बीतने के बाद है। अब कोरोना के महासंकट के बीच इनकी टेस्टिंग और वैक्सीनेशन भी अब एक बड़ी चुनौती है। कई दिनों से लगातार कोशिश के बाद आखिरकार 7 किसानों ने कोरोना से बचाव का टीका लगवाया। उम्मीद है कि वैक्सीनेशन में और भी आंदोलनकारी जो किसान हैं वो सहयोग करेंगे। मुंह के अल्सर के उपचार के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता शरद पवार का मुंबई के एक अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि 80 साल के शरद पवार ठीक हैं और वो जल्द ही अपनी गतिविधियां शुरू करेंगे। इस महीने की शुरुआत में पवार की यहां ब्रीच कैंडी अस्पताल में पित्ताशय की सर्जरी हुई थी। आपको बता दें कि शरद पवार लंबे समय से अल्सर से पीड़ित हैं। आपको बता दें कि बढ़ते संक्रमण के बीच में भारत बायोटेक ने डीजीसीआई से कहा है कि उसके द्वारा कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के इस्तेमाल की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दिया जाए। डीजीसीआई को भेजे आवेदन में कंपनी ने कहा कि अब हम अपने टीके को कोवैक्सीन के इस्तेमाल की अवधि को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शाखा ऐप के जरिए स्वयंसेवकों समेत देशवासियों को सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी को अपनी दिनचर्या में जोड़ने की सलाह दी है। ये योग व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बढ़ावा देता है। इससे कोरोना समेत सभी कोरोना से लड़ने की मदद मिलती है। साथ ही काढ़ा का सेवन करने की सलाह देते हुए इसे बनाने की विधि भी बताई गई है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। वीरों और बहनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिहड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंग ही एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहुंदा है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ताकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ और ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ताकि ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। कोविड टीकाकरण पंजाब ਲਈ अपने परिवार ਲਈ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का। महाराष्ट्र बीजेपी ने उद्धव सरकार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी नेता किरीट सोमैया ने लोकायुक्त को शिकायत भी की है। किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का कोविड घोटाला सामने आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को मीरा भाईंदर की नगर पालिका और हफकीन इंस्टीट्यूट 665 रुपए में खरीदते हैं। वहीं महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट उसी इंजेक्शन को 1311 और बीएमसी 1568 रुपए में खरीदती है। आखिर एक इंजेक्शन करीब 3 गुना कैसे महंगा है? गेहूं के मौजूदा सीजन में पंजाब के मानसा जिले की विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है। खरीद शुरू होने के बाद अब तक 4,29,000 मैट्रिक टन गेहूं की फसल आ चुकी है और कई खरीद एजेंसियों ने अब तक 3,61,049 मैट्रिक टन गेहूं की फसल खरीद भी ली है। वहीं 2,18,155 मैट्रिक टन फसल की लिफ्टिंग हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया गया है। वायरल वीडियो मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के कोविड-19 हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। वायरल हुई वीडियो की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद कमिश्नर और डीएम ने मौके पर पहुंचकर कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। जांच में वायरल वीडियो में फर्जी पाया गया, जिसके बाद मुरादाबाद के एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। जालौन में 26 अप्रैल को तीसरे चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। जनपद के 9 विकासखंड की 574 ग्राम पंचायत, 930 क्षेत्र पंचायत और 25 जिला पंचायत सदस्य सीट हैं, जिनके लिए मतदान कराया जाना है। रविवार को सभी विकासखंडों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। ये सभी पोलिंग पार्टियां रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में रवाना की गई हैं। देश के साथ ही तमिलनाडु में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर सड़कें सूनी दिखाई दी और दुकानें, बाजार, मॉल सब बंद रहा। दरअसल राज्य सरकार ने हाल ही में रात के कर्फ्यू समेत कई प्रतिबंधों की घोषणा की थी। हिल स्टेशनों पर पर्यटकों पर प्रतिबंध और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कुछ लॉकडाउन के चलते बंद करने का फैसला किया गया था।
देश भर में ऑक्सीजन की कमी के चलते मचे हाहाकार के बीच में फार्मा सब हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से देश के लिए मदद को आगे आया है। प्रदेश के उद्योगों में हर रोज 115 टन तरल ऑक्सीजन तैयार किया जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन गैस के 3500 सिलेंडर भी तैयार किए जा रहे हैं। इस उत्पादन में से वर्तमान ऑक्सीजन की जरूरत पूरा करने के लिए तरल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी आइनॉक्स गैसेज 15 टन हिमाचल प्रदेश को मुहैया करा रही है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अन्य राज्यों ने उत्तराखंड आने वालों के लिए राज्य सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी कई लोग पंजीकरण कराए बिना यहां पर पहुंच रहे हैं। शनिवार को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर बिना पंजीकरण कराए अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को पुलिस ने लौटा दिया। साथ ही कई यात्रियों के तुरंत पंजीकरण कराए गए। यहां कोरोना जांच कराने के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में अस्पतालों में बेड के लिए मचे हाहाकार के बीच रेलवे मदद के लिए आ गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर 20 कोविड देखभाल कोच की व्यवस्था की है, जिन्होंने आज से पूरी तरह कार्य करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को ट्वीट किया करके ये जानकारी दी थी। हरियाणा के अंबाला में सर्व समाज जागृति मंच ने महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह मनाया। आपको बता दें कि इस समारोह का नाम किसान मजदूर एकता सम्मेलन रखा गया, जिसमें सर्व समाज के लोग और बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरोनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। देश में 1 मई से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण का अभियान। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को दी जाएगी वैक्सीन। वहीं ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल का बड़ा फैसला है। राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में लगने वाली कोरोना वैक्सीन के लिए विधायक निधि राशि को उपयोग में लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। इसके चलते प्रति विधानसभा क्षेत्र से दिए जाएंगे 2 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। वहीं इंदौर में वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर मनीष सिंह, सांसद शंकर ललवानी और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बैठक की। और साथ में बैठक के बाद में सांसद शंकर ललवानी ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और वैक्सीनेशन का काम तेजी से चलेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों में हो रहे इजाफे के बीच में जिलाधिकारी ने कोविड अस्पताल का जायजा लिया। बहराइच में कोविड और अन्य मरीजों के इलाज की व्यवस्था और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ में महर्षि बालार्क जिला चिकित्सालय के L2 और स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। हरियाणा सरकार के पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने के दावे उस वक्त धरे के धरे रह गए जब ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं संक्रमितों की मौत से गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया। गनीमत रही कि आधे घंटे के बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर एक गाड़ी अस्पताल पहुंची। इस गाड़ी में 20 ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल लाए गए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण साप्ताहिक लॉकडाउन के चलते बाजार बंद रहे। शनिवार के बाद रविवार को भी लॉकडाउन का असर दिखा। प्रदेश भर में बंद रहे बाजार। जनता कर रही सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन, लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े। मध्य प्रदेश के मंडला में नेशनल हाईवे 30 ढाबा ग्राम अंजनिया के पास में तेज रफ्तार ने 3 जिंदगियों को मौत के घाट पर उतार दिया। दरअसल तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने अस्पताल में जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। उत्तराखंड के चमोली में जिले में चीन तिब्बत सीमा पर सुमना में आए हिमस्खलन ने समूचे प्रदेश में मातम पसरा हुआ है। अभी तक 384 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं लापता लोगों की तलाश के लिए सेना, BRO और SDRF की टीम संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। खोज अभियान में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। हादसे के बाद से अब तक 11 व्यक्तियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 7 लोग अभी भी गायब हैं। उत्तराखंड में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद 27 अप्रैल को फिर से बारिश बर्फबारी का सिलसिला लौटेगा। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 अप्रैल को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 27 को एक और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में परिवर्तन आएगा।
और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए एएनपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।